कक्षा में आपको लेखक से अवगत कराती हूँ, पाठ के लेखक से, और ये भी बताती हूँ कि आपको पाठ के साथ साथ पाठ के लेखक का नाम भी अवश्य याद होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारा पाठ किस लेखक की रचना है। लेखक परिचय में देखिए बच्चों, लेखक का नाम, हमारे लेखक का नाम है, पाठ के लेखक का श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। लेखक का जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर सन 1925 को। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान देखिए बच्चों, अतरौली नामक स्थान पर, और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ नाम सुना है ना? कहाँ पर है लखनऊ? उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छे। अब देखिए बच्चों, लेखक का निधन। निधन कब हुआ था? किस दिनांक को हुआ था? कौन से सन में हुआ था? 28 अक्टूबर सन 2011 को लेखक का निधन हो गया था। तो लेखक परिचय समझ में आ गया। आपको इतना ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, इतना ही लेखन कार्य करना है लेखक के विषय में। अब हम पाठ से जुड़े कुछ कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं, उनके अर्थ को भी समझ लेते हैं। आइए देखिए, बान। बान क्या होता है? बान होता है व्यापार या हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य, है ना, जिसे हम अपनी पूंजी को अर्जित करने के लिए करते हैं। अधम। अधम का अर्थ होता है छोटा या निम्न। चाकरी, नौकरी, किसी की नौकरी करना, ना, कहते हैं ना, चाकरी, नौकरी, चाकरी, ये शब्द आपस में मिले जुले। आगे देखिए, जाहिल। जाहिल का अर्थ होता है मूर्ख या गंवार। दिलचस्पी, रुचि। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान या विज्ञान का उद्यान। रिसर्च, शोध या खोज। चूक, भूल या गलती, दोनों ही ठीक है। गलती भी कह सकते हैं भूल को, या देखिए चूक, चूक का अर्थ बता रहे हैं। चूक को भूल भी कह सकते हैं और गलती भी कह सकते हैं। आपस में ही क्या है? पर्यायवाची। कार्डराय। कार्डराय क्या है? एक प्रकार का कपड़ा जिसके वस्त्र उस समय में या लेखक के जमाने में बनते थे। ये बुरशट बनाने के काम आता था। बुरशट या पैंट, पतलून जो होती है ना। कोरस, समूह द्वारा गाना। पंचभूत। पंचभूत क्या है बच्चों? 5 तत्वों से जिनसे शरीर बना है, वे 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। जिसमें क्या क्या आ गया? आसमान, धरती, हवा, अग्नि और जल, पानी। ठीक है। आगे देखिए, पंचगव्य। पंचगव्य क्या है? गाय से या गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं। कौन कौन सी होती है गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं? पता होगा आपको, बताइए। दूध, घी, दही, गाय का गोबर और गोमूत्र। आगे समझ में? तो जो ये शामपट पर शब्दकोश के शब्द हैं वो समझ में आ गए, अर्थ समझ में आ गए इनका? ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ हमारा बच्चों, लेखक ने अपना जो व्यंग है गांव से शहरों की ओर या गांव के जीवन में और शहर के जीवन में जो तुलना की गई है उस पर आधारित है कि दोनों में क्या अंतर है। तो लेखक बता रहा है कि भारत गांव का देश है, मगर दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश शहरी लोग गांव के विषय में पूरी तरह नहीं जान पाते या गांव के जीवन से अपरिचित हैं। शहर के लोग हैं जो गांव के विषय में कुछ पढ़ लिख कर ही जान पाते हैं पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा। जो
विषय में वो लोग देखते हैं गांव के लिए, कि गांव में पुस्तकों में लिखा है गांव ऐसा होता है, गांव बहुत अच्छा होता है, गांव में ये चीजें होती है, ताजी हवा, ठंडा जल, शीतल वायु ये मिलती है। तो ये पुस्तकीय ज्ञान है। लेकिन गांव के जीवन को जब तक सापेक्ष रूप से नहीं देखा जाता, जब तक गांव के जीवन का अपनी आंखों से सरोकार नहीं किया जाता, उसे नहीं जिया जाता, जब तक गांव के जीवन का कोई भी महत्व नहीं जान सकता, या गांव के जीवन को पूरी तरह से नहीं जान सकता कि वो कैसा होता है, कितना कठोर होता है। तो लेखक भी हमें यही बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मैंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं नौकरी चाकरी, दूसरों की नौकरी या भीख निदान के लिए या नहीं करना चाहता था दूसरों की नौकरी, अपना ही कुछ करना चाहता था। इसलिए मैं शहर से गांव में आ गया। गांव में आने के बाद मैंने अपने चचा से कहा कि चचा मुझे गांव में रहना है, मुझे भी खेती करनी है, मुझे भी फसलें उगानी है, गांव में ही गाय भैंसे रखनी है और उन्हीं के साथ ही अपना कारोबार आगे बढ़ाना है। चचा है, चचा मतलब चाचा। गांव के लोग अपनी बोलचाल की भाषा में चाचा को चचा, काका, दादा ये बोलते, ठीक है। तो बच्चों अब जैसे ही वो अपने चचा को बताते हैं चचा ये काम मुझे करना है, तो चचा कहते हैं कि ये आपके बस की काम नहीं है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप अपने ही हिसाब का या अपने ही स्तर का कोई कार्य देखिए ना। शहर में गांव के जीवन में रहकर आपको क्या मिलेगा? गांव का जो काम है, गांव का जो ग्रामीण जीवन है वो आपके लिए नहीं है। वो तो हम जैसे अनपढ़ गंवार लोगों के लिए ही ठीक है कि हमें कुछ आता नहीं है, शहरों में जाकर बातें करना नहीं आता, उनका रहन सहन बोलचाल का तरीका नहीं आता, तो इसलिए हम अपने गांव में पढ़े सादा तौर पर, सीधे सादा तौर पर अपने गांव में रहते हैं, अपने इन्हीं पशुओं के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं, उन्हीं से ही घर खर्च चल जाता है। तो ये चचा उनको बताते हैं। लेकिन लेखक पढ़ा लिखा है तो लेखक सोचता है कि नहीं मुझे तो कुछ और अच्छा करना है, गाँव में रहना है। तो चचा की इन्हीं बातों के ऊपर लेखक बात कहता है कि चचा ये शरीर मिट्टी का बना है, क्योंकि चाचा है लेखक के, वो ये कहते हैं कहाँ तुम धूल मिट्टी में काम करोगे, तुम तो पतलून और बुशर्ट पहनने वाले लोग हो भैया, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो लेखक कहता है चचा ये शरीर मिट्टी का बना है, पंचभूतों का बना है, ये इसी में ही मिल जाएगा, मृत्यु होने के बाद सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। और जो इस शरीर का भरण पोषण करते हैं वो गांव के ही ये पशु गाय भैंस हैं, जिनसे मिलने वाली 5 चीजों से हमारे शरीर का भरण पोषण होता है, विकास होता है। तो चचा को उनकी बात अच्छी लगी, पास में बैठे लोगों ने भी उनकी वाह वाह करी, जय जयकार करी, वाह क्या बात कही है इस लड़के ने। ऐसा होता है ना जब हम कोई अच्छी बातें कहते हैं। तो ये हुआ। अब बहुत ही ज्यादा मान मनमार करने के बाद लेखक अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहता है नहीं मुझे तो खेती ही करनी है गाँव में। तो चचा कहते हैं ठीक है। तो वो कहता है लेखक कि चचा मुझे मेरे अपने खेत का रास्ता बता दीजिए। तो चचा उनको रास्ता बताते हैं अपनी भाषा में, यहाँ से जाना बेटा, दक्षिण में रामेश्वर का मकान है, उसके मकान के सामने उद्यान है, उसके सामने से गली जाती है, फिर उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, ऐसे बता के उसको रास्ता बताते। फिर क्या बताया कि गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत के साथ बाजरे का खेत है, बाजरे का पेड़ खड़ा है ना, बाजरे का खेत और गन्ने का खेत दोनों साथ साथ है। अब लेखक पढ़ा लिखा आदमी, शहर में रहने वाला, उसको नहीं पता गन्ने का खेत क्या होता है, गन्ना क्या होता है या बाजरा। बाजरा, गन्ने का मतलब तो पता ही था, बाजरा का थोड़ा बहुत पता था, उसने सुना होगा बाजरा, तो वो गन्ने को तो भूल गया और वहाँ जाके एक आदमी से उस दिशा पे चल पड़ा जिस दिशा में उसके चाचा ने उन्हें बताया था, और वहाँ जाकर देखता है कि बाजरे का पेड़, तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है कि जहाँ पर लेखक उससे पूछता है कि क्या आप बाजरा हो, क्या आपका नाम
मैं तो रामचरण हूँ, मेरा नाम तो बाजरा है नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अब लेखक सोचता है कि मुझसे कहीं भूल हुई है कि ये तो रामचरण है, बाजरा नहीं है, बाजरा तो कुछ और है। तो फिर वो रामचरण से पूछता है, अच्छा जी आप मुझे ये बता दो कि बाजरे का पेड़ कहाँ है और उस पर किस तरह के फल लगते हैं, उसके या उसमें फल लगने शुरू हो गए या नहीं हुए, अगर फल लग गए तो वो पक गए या नहीं। फिर वो आदमी रामचरण हंसने लग जाता है और आसपास के लोगों को आवाज देकर कहता है, देखो देखो ये आदमी कैसी बातें बहकी बहकी बातें कर रहा है, पागलों सी, मुझे बाजरा बता रहा है और बाजरे के खेत के विषय में पूछ रहा है कि बाजरा, माफ कीजिएगा बच्चों, बाजरे के पेड़ के विषय में पूछ रहा है कि बाजरे का पेड़ कहाँ है, उसमें फल लगे हैं या नहीं। तो जब वो लोग लेखक पर हंसने लग जाते हैं तो लेखक सोचता है कि मुझे नहीं पता, अभी ना तो बाजरे के विषय में पता है ना गन्ने के विषय में पता है। तो बच्चों लेखक फिर आगे चलता है, तो अब वो अपने मन में क्या सोच लिए रहता है कि जब उसने सिनेमा देखी थी ना पर्दे पर, वो पहले पर्दे पर, तो उसमें उन्होंने फिल्म देखी थी कि कैसे किसान खेती करते हैं, गीत गाकर गाना गाकर हल जोतते हैं और गांव की औरतें अच्छी अच्छी रंग बिरंगी पोशाक पहनकर खेतों में जाती हैं, कुओं पर पानी भरती हैं, गाने चलते हैं, मधुर मधुर आवाजें चलती हैं। तो लेखक को गांव में आकर खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, सिनेमा से, क्योंकि सिनेमा वो शहर में देखते थे और उन्होंने सोचा गाँव में भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जब तक गांव के जीवन का सापेक्ष सरोकार नहीं हो जाता, जब तक अपनी इन आंखों से हम गांव के जीवन को नहीं देख लेते, हमें पता नहीं चलता। तो लेखक ने सोचा कि अभी तक मैं अपने घर से और खेत तक आया, रामचरण के खेत तक, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। गाना गाते हुए लेखक आ रहा था, कुआं देखा, कुएं पर लेखक ने सीटी बजाई, लेकिन वहां पर कोई औरतें थी नहीं, महिलाएं थी नहीं, कुआं एकदम सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक सब सुनसान था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एक आध लोग, एक आध किसान अपने खेतों में काम करते दिखाई दे रहे थे। लेखक का जो मन था वो यहीं पर ही टूट सा गया था कि किताबों में या सिनेमा में कुछ और होता है, वास्तविक जीवन में गांव का जीवन अलग सा ही है, नीरस ही है। ऐसा हो गया। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब लेखक क्या है, लेखक सोचता है कि मुझे गन्ने और बाजरे में फर्क नहीं पता, तो मैं खेती कैसे करूँगा। तो वो लेखक इससे कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित बहुत सारी किताबों को लाता है और पढ़ता है, जिसमें बाजरे का बहुत ज़्यादा व्याख्यान, गन्ने का बहुत ज़्यादा व्याख्यान या अन्य फसलों का व्याख्यान दिया हुआ है, पेड़ बताए गए, बाजरे का पेड़ ऐसा, गन्ने का ऐसा, बाजरे की खेती ऐसे होती है, बीज ऐसा होता है, वो सारी लेखक सारी बातें सीख लेता है, ध्यान में रख लेता है। फिर लेखक आता है खेती करने के लिए दोबारा से। फिर लेखक को, अब देखो बच्चों क्या बात होती है, अब एक नया अध्याय शुरू होता है कि लेखक को कोई भी काम करना पड़ता है, उसके लिए उसे शहर जाना पड़ता है। अगर लेखक को खेत में जाकर किसी भी फसल को बोना है तो गांव वाले कहते हैं कि इसमें बीज चाहिएगा, बीज हम शहर से लाते हैं, तो खाद बीज को लेने के लिए लेखक शहर जाता है। फिर कहते हैं कि इसमें जोत लगाने के लिए अच्छे हल शहर में मिलते हैं, तो फिर दूसरे दिन लेखक गांव शहर जाकर हल लेके आता है अच्छे प्रकार के, तो खेत जोतता है। फिर कहता है कि खेत में पाइप लगाने के लिए या पानी की व्यवस्था करने के लिए भी वहाँ पर शहर से व्यवस्था होती है, शहर से इंजीनियर आते हैं, तो यहाँ खेतों में पानी लगाकर जाते हैं, पानी की व्यवस्था करके जाते हैं। तो फिर जो लेखक है फिर शहर जाता है, फिर कटाई करने वाले भी अच्छे साधन शहर में मिलते हैं। तो लेखक ऐसे बारी बारी अपनी फसल को करने के लिए या फसल को बोने के बाद, उसको बढ़ाने के बाद और काटने के बाद, मतलब जब वो उसकी फसल पूरी तैयार हो जाती है, इस दौरान लेखक को कई बार शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार जो कृषि कर्मचारी होते हैं गांव में, उनकी भी शिकायत के लिए लेखक को शहर जाना पड़ता है। तो लेखक ने एक दिन यह सोचा कि गांव में जो खेती होती है वो गांव में नहीं होती,
शहर से होती है, जब सारा ही सामान, सारे ही खेती के साधन गांव से आते हैं, तो क्यों ना खेती शहर में ही कर ली जाए। तो अब लेखक है वो अपने चाचा के पास आते हैं दोबारा। देखो बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है, अब इसको समझना। चाचा के पास आते हैं तो चाचा से कहते हैं कि चाचा मुझे गांव में खेती नहीं करनी, मुझे तो शहर में ही करनी है। तो चाचा कहते हैं कि बेटा ये तो मुझे पता ही था, लेकिन मुझसे चूक हुई पहली बार तुमको समझने में। तुमने कहा कि नहीं मुझे यहाँ खेती करनी है, तो मैंने सोचा कि तुम खेती कर सकते हो। तब लेखक कहते हैं नहीं चाचा, आपसे चूक नहीं हुई, मुझसे चूक हुई। पहली चूक हुई बाजरे के पेड़ को न समझने की, इंसान को बाजरे का पेड़ बताने की, या बाजरे को ढंग से नहीं जान पाने की, बाजरा होता क्या है, वो मेरी पहली चूक है चाचा। और अब मैं शहर जाकर बाजरे की फसल के ऊपर शोध करूंगा और बाजरे के अच्छी तरह के किस्मों के, कि कौन कौन सी किस्म बाजरे की खेती के लिए अच्छी होती है, उन्नत बाजरे की फसल के लिए मैं शहर जाकर शोध करूंगा, अच्छी अच्छी तरकीबें सुझाऊंगा, अच्छे अच्छे सुझाव लेकर आऊंगा, फिर से गांव में फिर आकर खेती करूंगा। तो बच्चों, हमारा जो पाठ है वो तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन हमारे पाठ से क्या शिक्षा है कि जो किताबी ज्ञान हम किताबों में लेते हैं, जो प्रेरणा लेते हैं, जब तक उनका सापेक्ष सरोकार नहीं कर लेंगे, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किताबों में क्या दिया गया है और वास्तविकता में क्या है। क्योंकि लेखक सिनेमा देखकर और किताबों में पढ़कर गांव की अपने अंतर्मन में, हृदय में एक छवि बना लेता है कि सिनेमा में पहले पर्दे पर नायक होता है, हल जोतता है खेतों में, गाना गाता है, गीत गाता है, संगीत बजते हैं और दो बैल होते हैं, उनके पीछे लेखक चलता है, खेत को बोता है, जोतता है और बहुत सारी महिलाएं कुएं पे पानी भरती रहती हैं, कोई सीटी बजाता है, कोई उनसे मजाक करता है। तो यही सब गाँव में होता होगा, ये सब लेखक ने सिनेमा में देखा और फिर किताबों में भी यही पढ़ लिया। तब ये सारी बातें देखकर और सोच समझकर लेखक का मन हुआ कि गांव में चलकर खेती की जाए, क्यों यहाँ पर किसी की नौकरी या चाकरी की जाए। लेकिन जब लेखक गांव में आया तो लेखक को गांव की वास्तविकता का पता चला, गांव के कठोर जीवन का पता चला। तो बच्चों, समझ में आई आपको आज की कहानी? कैसा लगा आज का व्यंग लेखक के शब्दों में? अच्छा लगा? आप स्वयं भी खुद इस पाठ को पढ़कर देखिए कि हमारा पाठ किस अच्छी बात को हमें बता रहा है कि जो शहर का सुख सुविधा पूर्ण जीवन जीते हुए गांव की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें सबसे पहले गांव की रहन सहन का, गांव के परिवेश का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम शहर में बैठकर गांव की समस्या को सुलझा सकते हैं। जब तक हम गांव के कठोर जीवन का और वास्तविकता का पता नहीं लगा लेते,